इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर काफी गहमा गहमी है। फिर मार मार के घसीट घसीट के एसबीआई ने अब फाइनल पूरा डेटा निकाल ही दिया है। पिछले एक डेढ़ दिन में पूरे लोग बैठकर इसको, जर्नलिस्ट बैठकर इस पूरे डेटा को एनालिसिस कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि कौन ने किसको दिया, कितना दिया। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और वो ये है कि ये एक पार्टी इशू है कि किस पार्टी ने लिया, किस पार्टी ने नहीं लिया। लिया तो सारे पार्टीज ने। प्रशांत भूषण ने जैसे कहा कि हमाम में तो सभी नंगे हैं, सीपीआईएम को छोड़कर सारी पार्टीज ने ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो खरीदे जरूर है। तो ये इशू क्या है? ये इशू एक डेमोक्रेसी की जीत रही है, जहां शायद हमारे डेमोक्रेसी को नीलाम होने से सुप्रीम कोर्ट ने देर से ही सही लेकिन बचा लिया है। अब अगर ये पार्टी विशेष इशू नहीं है और सारे पार्टी हमाम में नंगे हैं, तो फिर इसका इलेक्शन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यह देखने वाली बात है। और इसका जवाब आपको और मुझे देना है, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देना है। और बहुत सारे लोग आज भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को डिफेंड कर रहे हैं। अरे वो कह रहे देखो पहले भी तो काला धन आ रहा था, पहले बोरियो में आ रहा था, इसको व्हाइट कर दिया गया है। लिटरली मैंने मनी लॉन्ड्रिंग चल रही थी, ब्लैक का व्हाइट हो रहा था। तो क्यों ना हो, यह तो इलेक्शन है, पैसे की दरकार होती है। लेकिन सवाल यह है कि पैसे की दरकार क्यों होती है? अगर आप रूल्स की बात करें तो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी एक एमपी बनने के लिए करीबन 95 लाख 1 करोड़ रुपए तक आप खर्च कर सकते हैं और एमएलए बनने के लिए 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। लेकिन पार्टी के लिए कोई कैप नहीं है। तो आप और मैं अगर इंडिपेंडेंट लड़ने गए तो हम तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन पार्टी के लिए कोई कैप नहीं होती है। और इसीलिए 2019 का इलेक्शन 60,000 करोड़ रुपए फ्रंट एंड एक्सपेंडिचर, माने ये जो हमें मालूम है, जो नहीं मालूम है वो और भी हो सकता है, 60,000 करोड़ रुपए स्पेंड हुए थे। या ये मानिए कि हर कंस्टिट्यूएंसी में 100 करोड़ और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे 50-60 करोड़ रुपए तक उनके ऊपर खर्च हुए थे। सवाल यह है कि क्यों, और क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हटने से ये ओवरऑल एक्सपेंस जो है वो शायद थोड़ा कम हो जाए। उधर एसबीआई, एक बात तो साफ हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को लंच आवर के बाद आने को बोला था 4 महीने बाद आइए, हम पूरा डिटेल्स देंगे। जब डिटेल बाहर आई तो मैचिंग का जो काम था वो तो कुछ मिनटों में सारे न्यूज़पेपर, अखबारों और जर्नलिस्ट ने कर दिया। तो इसका मतलब क्या एसबीआई ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था? बहुत सारे सवाल हैं, कुछ जवाब हैं, कुछ के नहीं हैं। लेकिन ये सब बदलेगा नहीं तब तक जब तक आप और हम थोड़े से सवालों के जवाब नहीं मांगेंगे। पिछले कई एपिसोड्स में हमने आपको बता के रखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, इसे स्कीम क्यों लाया गया था, क्यों इसे फिरौती कहा जा रहा है और क्यों एसबीआई बार बार झूठ बोलती आई। आज के एपिसोड बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई 6 ऐसे बड़े तथ्य क्या हैं, 6 ऐसे हार्ड फैक्ट्स, हार्ड ट्रुथ क्या हैं जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा से अब हमें समझ में आ रहा है, जो अब बाहर निकल रहा है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपको ज्यादा डेटा मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं मिलेगा, वो हिंदू मुसलमान करने में ही ज्यादा बिजी है। और ऑफ कोर्स डाइवर्जन टैक्टिक अरविंद केजरीवाल का जो अरेस्ट है उसको कवर करने में बिजी है। लेकिन जो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं और डिजिटल पब्लिकेशंस हैं, उन्होंने इस बड़े स्कैम के ऊपर काफी काम किया है। और ये डेटा बाहर आने के बाद इनमें से सबसे, अगर मैं ऊपर रखने की बात करूं तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव का नाम आता है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सारा डेटा लिया, उसको अच्छी तरीके से खंगाला और यह पाया कि अगर आप टॉप 200 फर्म्स लो जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, उनमें 16 ऐसे फर्म हैं जिन्होंने इलेक्टोरल पैसा दिया, बॉन्ड खरीदा, जबकि पिछले 3 सालों में उनका बिजनेस लॉस में चल रहा था। लॉस में चल रहा था, लेकिन तब भी इन कंपनीज ने 710 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को दिए। इसमें से 460 करोड़ बीजेपी को गए। ये देखिए, आप फकीरी है ना कि भैया देखिए, अरे शेयर होल्डर्स के लिए पैसे नहीं बनाए, ओनर्स के लिए पैसे नहीं बनाए, लेकिन सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए पैसे जरूर है, और वो भी 710 करोड़ रुपए उनके पास मौजूद थे। ये पहले ऐसा रूल नहीं था। 7.5% आप अपने एनुअल प्रॉफिट का, वो भी 3 साल का एवरेज 7.5% ही डोनेट कर सकते हो। इसका मतलब है पहले कंपनी को प्रॉफिट होना होगा, माने पहले कंपनी को असली होना होगा, काम करना होगा, प्रॉफिट जनरेट करना होगा, उसके बाद आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हो पैसा। कॉमन सेंस की बात आप लगा के देख लीजिए कि ये जो पैसा आ रहा है लॉस मेकिंग कंपनी से, ये कहां से आ रहा है? ये काला धन है, ये ब्लैक मनी है जो पॉलिटिक्स में घुस रहा है। एक तरफ बोला गया था कि डीमोनेटाइजेशन से काला धन खत्म कर दिया जाएगा, दूसरी तरफ से ऐसे स्कीम बनाए गए हैं जिससे काला धन पॉलिटिक्स के अंदर एंटर कर जाए। और इसका सबसे बिगेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। सबसे बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर, 16 गुना अपने, अगर उनके एवरेज लिया जाए 3 साल के प्रॉफिट का, उससे 16 गुना ज्यादा इन्होंने डोनेट किया है भाई साहब ने।
368 करोड़ रुपीस इन टोटल, और मेवा तो सबने खाया है। 540 करोड़ टीएमसी को गए, 509 करोड़ रुपए डीएमके के पास गए, 159 करोड़ वाईएसआर कांग्रेस के पास गए, 100 करोड़ बीजेपी के पास गए, और कुछ और छोटी छोटी पार्टीज को छोटा छोटा और पैसा गया है। क्यों? क्योंकि मार्टिन भाई साहब लॉटरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट्स का बिजनेस में है, और लॉटरी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिलता है वो खूब सारा पैसा कमा सकता है। और कुछ पैसा जो गया है, लगता है कि जब उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज की दया दृष्टि ज्यादा ही होने लगी, रेड ज्यादा ही पड़ने लगी, तब उनको वहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी खरीदने लगे। इन्हीं टॉप डोनर्स में टॉप 10 में आते हैं मदन लाल लिमिटेड। यह कंपनी कोलकाता बेस्ड केवेंटर ग्रुप से लिंक्ड है। इन्होंने 56 टाइम्स अपने एवरेज 3 ईयर प्रॉफिट का 56 टाइम इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा। इन्होंने टोटल 185 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में खरीदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसमें से 175 करोड़ इन्होंने बीजेपी को दिए। बचा थोड़ा सा जो भी चिल्लर था 10 करोड़ रुपए वो कांग्रेस को भी दे दिए। केवेंटर के ऊपर भी सेंट्रल एजेंसीज का फोकस था, क्योंकि इन्होंने काफी सस्ते में एक पब्लिक सेक्टर यूनिट को खरीदा था। तो ये था एक तरीके का जो एक्सटॉर्शन का धंधा चल रहा था, और इसी को ही अगर हम एक्सटेंड करके देखें तो 41 कंपनीज आपको मिल जाएंगे जो सेंट्रल एजेंसी सीबीआई, ईडी, आईटी डिपार्टमेंट के प्रोब फेस कर रहे थे। और इन 41 कंपनीज ने 2500 आप मान लीजिए 2500 करोड़ के आसपास दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स। 1698 डोनेटेड आफ्टर रेड, बने रेड पड़ने के बाद 1700 करोड़ तो गया है। सीधा सीधा आप एक रिलेशनशिप आंक सकते हो कि यहां क्या हो रहा है। उसके ऊपर प्रशांत भूषण कहते हैं कि 30 ऐसे शेल कंपनीज हैं जिन्होंने 150 करोड़ के आसपास पैसा दिया है। अब यह पैसा कहां से आया है, पाकिस्तान से आया है, चाइना से आया है, बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रशांत भूषण के अकॉर्डिंग कल्पतरु ग्रुप ने 5.5 करोड़ रुपए दिए बीजेपी को 3 महीने के अंदर अंदर, जब उनके ऊपर आईटी डिपार्टमेंट की रेड पड़ी थी अगस्त लास्ट ईयर में। फ्यूचर गेमिंग 60 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए 3 महीने। आईटी और ईडी के रेड पड़े जब उनको नवंबर 2023, दिसंबर 1, 2021, उन्हीं के 3 महीने बाद उन्होंने पैसे जमा कर दिए। ऑरबिंदो फार्मा का तो अलग ही इशू है। 5 करोड़ रुपए दिए बीजेपी को 3 महीने के अंदर। ईडी रेड जब उनके ऊपर पड़ी थी, उनकी स्टोरी पर अभी आते हैं, क्योंकि अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ऑरबिंदो फार्मा की। प्रशांत भूषण कहते हैं कि देखिए, पहले तो यह धंधा है चंदा दो धंधा लो, माने गिव डोनेशन गेट बिजनेस। सेकंड, इलेक्टोरल बॉन्ड का धंधा है हफ्ता वसूली, जो जिसके बारे में हमने पूरा का पूरा एपिसोड बना के रखा है कि किस तरीके से एक्सटॉर्शन हो रहा था। तीसरा है ठेका लो, रिश्वत दो, बैग अ कॉन्ट्रैक्ट, गिव अ ब्राइब, जैसे कि आप स्किलियारा टनल की बात कर लीजिए या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लीजिए। ये सब वहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा चल रहा था। और चौथा है फर्जी कंपनी से पैसा लेना। लेकिन इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी अब दिख रहा है कि ये एक्सटॉर्शन कैसे पॉलिटिक्स के अंदर भी घुस गया है, और हमारे पॉलिटिक्स को भी किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। और मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बारे में, और वो केस जो लिकर स्कैम का केस है वो कैसे आगे बढ़ा है। देखिए, लिकर स्कैम क्या है, लिकर स्कैम में आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व कैसे हुई, इसके ऊपर हमने एक पूरा का पूरा एपिसोड बना के रखा है। बात यहां यह नहीं है कि आम आदमी पार्टी दूध से धुली है या नहीं है। बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, स्टेटमेंट्स जब आए शरत चंद्र रेड्डी के तरफ से, उनके स्टेटमेंट्स जो उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट्स थे, अप्रूवर स्टेटमेंट्स थे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को उसके बिना पर अरेस्ट किया गया है कि नहीं किकबैक्स थे और हजारों करोड़ का स्कैम है, 100 करोड़ के तो किकबैक की बात हो रही है। शरत चंद्र रेड्डी के ऑरबिंदो फार्मा ने उनके अरेस्ट होने के बाद 5 दिन, शरद चंद्र के अरेस्ट होने के 5 दिन बाद 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को गया। यह अब अल्फान्यूमेरिक कोर्ट से बहुत क्लियर हो चुका है कि बीजेपी को गया। यह 5 करोड़ जाने के बाद जब उनका बेल आया तो ईडी ने उनके बेल को अपोज नहीं किया। और उन्होंने बेल क्यों मांगा था? मेडिकल ग्राउंड्स। मेडिकल ग्राउंड्स में क्या था? उनके कमर में दर्द हो रही है। यहां लोगों की कमर टूट जाती है, लोग खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन उनको बेल नहीं मिलती है और ईडी उसको अपोज करती है। लेकिन यहां ईडी ने अपोज नहीं किया बेल को। शरद चंद्र रेड्डी बाद में जाकर अप्रूवर फिर बन जाते हैं, और अप्रूवर बन जाते हैं केस में तो उसके साथ 50 करोड़ का डोनेशन देते हैं। 25 करोड़ ऑरबिंदो फार्मा की तरफ से, और बाकी जो अमाउंट है एपीएल हेल्थ केयर और यूजिया फार्मा की तरफ से। यह पूरा मोटा पैसा भी गया है बीजेपी के पास। अब पॉइंट यह है कि आप अरविंद केजरीवाल से अग्री करो या आम आदमी पार्टी से अग्री करो, जो कि हम भी यहां नहीं करते हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट
अनाउंस होने के बाद अरेस्ट किया गया है। एक साफ मैसेज जाता है कि किस तरीके का फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। यह वैसे कोई स्कैम, कोई नया स्कैम नहीं है, महीनों से इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब आप खुद ही समझिए कि जिस शाम को आता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फाइनल डेटा, उसी शाम को इस तरीके की कार्रवाई होती है, तो इसका मतलब क्या है? आप समझदार खुद ही हो। लेकिन आप मुझसे बोलोगे यार ये सब तो ठीक है देशभक्त, इससे हमें क्या करना, ये तो बड़ी बड़ी पूंजीपति है, बड़े बड़े कंपनीज हैं, बड़े बड़े किकबैक्स हैं और बड़ा बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है। आपको और हमको इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या लेना देना? हमारे लाइफ पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन इफेक्ट पड़ेगा और इसीलिए शायद आपको भी बॉदर करने की दरकार है। क्योंकि 35 फार्मा कंपनीज हैं जो आपके और मेरे दवाई बनाती हैं, उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। इनमें से 7 ऐसी कंपनीज हैं आउट ऑफ दीज 35 जिनके अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। अब समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। हेट्रो लैब्स एंड हेट्रो हेल्थ केयर की अगर आप बात करें, इन्होंने 60 करोड़ के ओवरऑल बॉन्ड्स खरीदे, लेकिन महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें 6 नोटिस इशू किए थे। यह हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड ड्रग्स बना रहे थे। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ना, इसके बाद अगर इसको फॉलो किया जाए तो लोगों के लाइसेंस तक कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन यहां कुछ नहीं हुआ, कुछ ड्रग्स को रिकॉल कर लिया, बात खत्म। सेम स्टोरी टोरेंट फार्मा, इन्होंने 77 करोड़ के आसपास बॉन्ड्स खरीदे। एंटी प्लेटलेट इनका जो मेडिसिन था, इसको सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर किया था महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, नोटिस जारी किए थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं। जाइडस हेल्थ केयर, इन्होंने 29 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। बिहार ड्रग रेगुलेटर ने इनके जो रेमडेसिविर जो इन्होंने मेडिसिन बनाया था, उसको बोला था कि यह स्प्यूरियस है, माने पेशेंट्स ने एडवर्स रिएक्शन सफर किए, लेकिन अगेन कोई एक्शन नहीं। ग्लेनमार्क की बात कर लीजिए, करीबन 10 करोड़ के इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग मेडिसिन को सबस्टैंडर्ड घोषित किया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। पॉइंट यह है कि यह सिर्फ कोइंसिडेंस है कि इनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं हुआ है, या ये इलेक्टोरल बॉन्ड से लिंक्ड है? इस पर कोई कॉन्क्रीट आंसर तो नहीं है, लेकिन स्क्रोल ने इसके ऊपर पूरा एक अच्छा सा आर्टिकल लिखा है। मैं पूरे डिटेल्स भी नीचे लिंक कर दूंगा, आप खुद पढ़ के देखो कि क्या आपके और हमारे हेल्थ के साथ, हमारे मेडिसिन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं। देख लीजिए, पॉलिटिक्स का इंपैक्ट आपके और मेरे ऊपर भी पड़ता है। ए पॉलिटिकल होने से कोई फायदा नहीं है। जब खराब मेडिसिन से आपके लव्ड वन की जान जाएगी ना, तो सब पॉलिटिक्स ही मैटर करेगा। और मेडिसिन की बात नहीं है, आप अपने ड्रीम होम की अगर आप बात करें कि प्राइसेस इतनी नीचे क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि प्राइसेस को हमेशा ऊपर रखा जाता है। बड़े बड़े जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, वो चाहते नहीं है कि प्राइस आपके कभी नीचे हो जाएं। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको मिलता है। सितंबर 2018 हरियाणा पुलिस एक केस फाइल करती है अगेंस्ट बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा। अब रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस के क्या ताल्लुकात है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ ग्रुप के खिलाफ एक केस रजिस्टर होता है और एलिगेशन यह है कि करप्शन और फ्रॉड हुआ है गुरुग्राम के लैंड डील में। दरअसल हुआ यह था कि वाड्रा की फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने एक 3.5 एकड़ लैंड गुरुग्राम में खरीदी थी, मात्र 7.5 करोड़ रुपए में। कुछ ही महीने बाद डीएलएफ ने उसी प्लॉट ऑफ लैंड को करीबन 58 करोड़ में खरीदा, माने 7 गुना जंप में कुछ ही महीनों में। और इस पैसे को काफी इंस्टॉलमेंट्स में दिया गया था। अब ये फंडिंग है या किकबैक है या जो भी मान लीजिए, लेकिन 2012 में हरियाणा ऑफिशियल अशोक खेमका, अगर आपने नाम सुना हो उनका, अशोक खेमका जो कि अपने अपराइट स्टेचर और नो करप्शन के लिए जाने जाते थे, नो नॉनसेंस के लिए जाने जाते थे, उन्होंने ये लीज डील, लैंड डील ही कैंसिल कर दी। बोला कि ये प्रोसेस ही पूरा गलत है। खेमका को अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस पर पूरी कंट्रोवर्सी बनती है, बीजेपी इसको हाईलाइट करती है। 2014 का इलेक्शन हरियाणा में इसको लेकर लड़ा जाता है और एक रीजन बोला जाता है कि ये बीजेपी की विक्ट्री इससे होती है। अच्छी बात है, बीजेपी जीतती है, करप्शन फिर बाहर आएगा, लोग जेल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2023 तक आते आते ये केस एक यू टर्न ले लेती है। स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट, जिस बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको इलेक्शन मुद्दा बनाया था कुछ साल पहले, वो कहती है हाई कोर्ट में कि नहीं नहीं नहीं, कोई वायलेशन नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी है। और अब पता चलता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा दिखाती है कि जब ये केस की छानबीन चल रही थी, उस समय डीएलएफ ग्रुप ने 170 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए थे अक्टूबर 2019 एंड नवंबर 2022 के बीच, जिसके बाद एक क्लीन चिट भी आता है। और डीएलएफ ग्रुप ने और किसी को पैसे नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को पैसे दिए, किसी और पार्टी को पैसे नहीं दिए। हो सकता है डीएलएफ ग्रुप को लगता हो कि आएगा तो मोदी ही, लेकिन जो भी हो, यह टाइमिंग आप खुद ही देख लीजिए और समझ जाइए कि क्या चल रहा है।
तो अब इतना सारा जो हुआ है, और बाय द वे ये तो मैं कुछ ही आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे और भी केसेस हैं। तो आपको लगेगा कि बाकी तो पार्टीज चिल्लाएंगी इसके ऊपर, बाकी पार्टीज तो इसको बड़ा इशू बनाएंगी। वो होगा नहीं, क्योंकि हमाम में तो सभी ने खाया है। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, दो नंबर 2 पार्टी आती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेने में, वो है टीएमसी। टीएमसी के राज्यसभा मेंबर्स साकेत गोखले ले लीजिए, जवाहर सरकार ले लीजिए, ये रिपीटेडली सोशल मीडिया पर बीजेपी को टारगेट किया करते थे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर। लेकिन जब इलेक्टोरल डेटा बाहर आने लगा पिछले कुछ दिनों में, तब ये जो दिग्गज हैं, जो चिट्ठियां लिखते हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, इन्होंने इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। क्यों? क्योंकि चेन्नई बेस्ड फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, वही मार्टिन वाले भाई साहब, उन्होंने अपने लॉटरी का पैसा 542 करोड़ टीएमसी को दिया, और आरपी संजीव गोइंका ग्रुप कंपनीज ने 464 करोड़ दिया ममता बनर्जी को। दो डोनर्स ने करीबन 60% जो टीएमसी की फंडिंग है, और 1700 करोड़ रुपए की सिर्फ दो कंपनीज ने इतना बड़ा रकम दिया है। और मजे की बात यह है कि ये जो पैसा आया है, लॉटरी का पैसा आया है, लॉटरी का धंधा हो रहा है, पिछले कुछ सालों में 3 ऐसे टीएमसी लीडर्स हैं जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए जीते हैं लॉटरी के। माने टीएमसी के लीडर्स बड़े लकी हो कि वो 3 लीडर्स हैं जिन्होंने लॉटरी जीता है। अनुब्रता मंडल, जो अब जेल में है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑफ द टीएमसी, उनके फैमिली ने 3 बार लॉटरी जीती है। आप सोचिए कितनी लकी फैमिली है, 3 बार लॉटरी जीती है। हाँ, टीएमसी में है, हो सकता है इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने इस पर मंडल की लॉटरी लक के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन छानबीन भी की, लेकिन साफ साफ ये तार जुड़े हुए हैं, और शायद इसीलिए टीएमसी इतनी चुप्पी साधी हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। और सेम स्टोरी है, आप डीएमके की बात कर लीजिए, सेम स्टोरी है आप कांग्रेस की बात कर लीजिए। कम पैसे मिले हैं लेकिन बॉन्ड्स तो सबको मिले हैं, तो किसी का दामन उतना साफ नहीं है कि जिसको एक इलेक्टोरल इशू बना दे। तो क्या ये इलेक्शंस इंपैक्ट करेगा? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि वोटर भी तो करप्ट लीडर्स को हम लोग बार बार वोट करते आए हैं। हम बोलते हैं कि हमें करप्शन पसंद नहीं है, लेकिन हम सब एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, अगर डेटा की अगर हम बात करें, तो लोकनीति सीएसडीएस ने 2013 में एक रिसर्च किया था। ये उस समय की बात हो रही है जब 2G, कोलगेट स्कैम, ये सब की बातें हो रही थी। जो जनरल ग्रास रूट पर इंसान है ना, उसको तब भी इन चीजों के बारे में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, उसको इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था। रिसर्च तो यह भी दिखाती है कि कैंडिडेट्स अगर करप्ट हो भी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। निरंजन सरकार और मिलन वैष्णव ने एक रिसर्च किया, उन्होंने यह पाया कि आधे इंडियन वोटर्स तो बिल्कुल ठीक है, अगर सीरियस क्रिमिनल केसेस भी हैं, अगर उनको लीडर पसंद है तो उनको ये क्रिमिनल केसेस से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए हमारे देश में ये जो कल्चर है बाहुबली का, वो इतना पॉपुलर है। अब वो कल्चर वैसे अब सोशल मीडिया पर भी आ रहा है, अब आजकल बाहुबली सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स भी बन गए हैं। तो फिर सोल्यूशन क्या है इसका? आप बोलोगे कि ये तो सब डूम एंड ग्लूम ही है, बात तो सब खत्म ही है। सोल्यूशन ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स खत्म होने से कुछ हद तक तो ये जो पैसा आ रहा था, ये जो नॉन स्टॉप अनगिनत करोड़ों का पैसा जो आ रहा था इलेक्शन साइकिल में, वो थोड़ा सा तो जरूर कम होगा। आपको दूसरे मेथड्स लगाने पड़ेंगे, आपके इलेक्टोरल ट्रस्ट का एंगल है, आपको कैश का एंगल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो करप्शन को हमने लेजिटिमाइज कर दिया था, वो थोड़ा कम होगा। दूसरा ये कि आपको और हमको देखना पड़ेगा कि भाई साहब, ये जो बंदा इतना पैसा लगा रहा है, इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ 1 करोड़ बोलती है लोकसभा कैंडिडेट के लिए, तो ये पैसा इतना लगा कहां से रहा है? और जब आप ये सवाल पूछोगे, तब ये जो एमपीज का खरीदना, मीडिया का खरीदना, वोट का खरीदना, यूट्यूब चैनल का खरीदना, बहुत सारे चैनल भी बिक रहे हैं, ऐसी बात नहीं है इलेक्शन से पहले, ये सब थोड़ा सा फिर रुकेगा। तब शायद इलेक्शन कमीशन का वो जो स्पिरिट है ना कि एक कैंडिडेट 1 करोड़ रुपए लगाएगा, अभी तो 50-50 करोड़ रुपए लग रहे हैं कैंडिडेट के ऊपर, क्योंकि पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सवाल जब आप और हम पूछेंगे, तब हो सकता है इलेक्शन में जो पैसा जो स्पेंड हो रहा है उस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा। और वैसे अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल कोई ना खरीद ले, टेक ओवर ना कर ले, रिजॉर्ट में ना डाल दे, तो patreon.com/thedeशभक्त बनिए एक एनुअल मेंबर, या फिर यूट्यूब में ज्वाइन बटन दाबिए, जिससे कि ये जो 2024 का इलेक्शन है वो हम अच्छी तरीके से कवर करें, अच्छे तरीके से आपको इंफॉर्मेशन लाए, एक सिंप्लीफाइड तरीके से रिलायबल डेटा आपके पास लाएं। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अभी ये जो सिलसिला है, इसमें और भी खुलासे होंगे। देखते रहिए देशभक्त।